अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि सब बहुत अच्छे होंगे। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो यूनिट नंबर 10, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू बुक, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। पहली वीडियो में हमने वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस किया था कि हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होती, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी होती है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है, इसको हमें आज पहला मौका मिला कि इस टॉपिक के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ सकें। तो इसके अंदर क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम किसे कहते हैं? स्प्रिंग के साथ एक बॉडी का अटैच है, स्फेरिकल बॉब है, कोई मेटल बॉल, और उसका एक सिरा जो है हुक के साथ कनेक्टेड है, आपके उसे फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, और फिर उसको वाइब्रेट करते हैं अबाउट अ मीन पोजीशन। देखिए इस तरह की सिचुएशन होती है। अभी यहाँ मैं डायग्राम बनाऊँगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। चलें बहरहाल डायग्राम बनाते हैं, आप भी मेरे साथ साथ बना लें, बल्कि मैं स्टिल करके पहले डायग्राम कंप्लीट कर लूँ, फिर आप डायग्राम बना लीजिएगा, आप भी स्टिल करके। ये देखिए डायग्राम बना ली, आप भी तमाम स्टूडेंट्स इस डायग्राम को ड्रॉ करें। ये एक ही डायग्राम है लेकिन ये 3 स्टेप्स में बनाई गई है। दरवाज़ा बंद कर दूँगा। डायग्राम एक ही है लेकिन कितने स्टेप्स में बनाई गई है? 3 स्टेप्स में। ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम कहलाता है, जिसमें स्प्रिंग का एक एंड हुक के साथ कनेक्टेड है, दिस इज़ कॉल्ड हुक, और दूसरा एंड जो है वो एक स्फेरिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड है, दिस इज़ ये बॉब भी बोलते हैं इसको, और इलास्टिक स्प्रिंग के साथ ये सिस्टम आपके सामने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। दिस इज़ फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी सतह पे एनर्जी लॉस नहीं है, ये एक आइडियल सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ओके, अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले कि हम इसकी वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस करें, एक चीज़ को मैं डिस्कस करना चाह रहा था शुरू में, डेट इज़ हुक्स लॉ, जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हुक्स लॉ किसे कहते हैं कि जब आप किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स, तो उसके नतीजे में क्या होता है, स्प्रिंग में खिंचाव पैदा हो जाता है। दैट एक्सटेंशन इन स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। दो चीज़ें हो गई, एक फोर्स है, आप स्प्रिंग को खींचते हैं, अप्लाइड फोर्स, उसके नतीजे में बॉडी डिस्प्लेस होती है, अपने मीन पोजीशन से, अपनी असल जगह से हट जाती है, तो एक्सटेंशन पैदा हो जाता है। दैट एक्सटेंशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। तो हुक नामी साइंटिस्ट ने बताया था कि जो फोर्स है डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, बट अंडर द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करना, यानी आप इतनी ज़्यादा फोर्स ना लगा दें कि स्प्रिंग खिंच जाए या टूट जाए। असल में होता ये है कि जब किसी इलास्टिक बॉडी को आप में डिफॉर्मेशन पैदा करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन पैदा हो गई, जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं तो क्या होता है, दोबारा बॉडी अपनी असल पोजीशन पे आ जाती है। और यही इलास्टिक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने अंदर पैदाशुदा बिगाड़ को बहाल कर ले। इसी तरीके स्प्रिंग पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा खिंचाव पैदा होगा, छोड़ने पर दोबारा अपनी असल पोजीशन पर स्प्रिंग आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी तो स्प्रिंग खिंच जाएगा, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई, अब स्प्रिंग वापस अपनी असल पोजीशन पे नहीं आ सकता या टूट जाएगा। इज़ डेट क्लियर? इसको हम ये कहते हैं कि वी क्रॉस द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई। तो हुक का कानून एप्लीकेबल तो है, बट अंडर द इलास्टिक लिमिट, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल होगा, वीडियो पे गौर कीजिएगा। असल मुद्दा जो है इस टॉपिक का वो ये है कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम की वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होती है, ये थीम है इस टॉपिक की, इसको समझना है, इसी से हम इस चैप्टर में इन हो जाएंगे। देखिए ये बॉब इसके साथ कनेक्टेड है। अब करते ये हैं कि ये जिस पोजीशन पर है, इस पोजीशन को हमने ओ का नाम दे दिया, दिस इज़ कॉल्ड मीन पोजीशन। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। ओके, यहाँ से आप इसे डिस्प्लेस करके बॉडी को इस पॉइंट पर लेकर आ गए, एक्सट्रीम पोजीशन। बॉडी स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है तो खिंचाव पैदा हो जाएगा डेफिनेटली। इसमें खिंचाव पैदा हो गया, आपने अप्लाइड फोर्स अप्लाई की और बॉडी को इस पॉइंट पर लेकर आ गए, दिस इज़ योर अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो आपने अप्लाई की, जिसके नतीजे में क्या होगा, इस स्प्रिंग में खिंचाव पैदा हो जाएगा। इस खिंचाव को हम एक्स की अलामत से शो करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। मीन पोजीशन से बॉडी का डिस्टेंस या स्प्रिंग का खिंचाव एक्स कहलाता है। इस अमल में होता है क्या है, जब आप बॉडी पर फोर्स लगा के उसे खींचते हैं, उसके बाद छोड़ दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन पर आप पॉइंट ए पर लेकर आ गए, एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपकी अप्लाइड फोर्स ख़त्म हो गई, तो क्या ये बॉडी रुक जाएगी? जब आप किसी कुर्सी पर फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस कर देते हैं असल मीन पोजीशन से या कहीं किसी भी पॉइंट से, तो आपने फोर्स हटा दी, तो क्या कुर्सी वापस आ जाती है अपने असल मकाम से जहाँ से आपने उसको डिस्प्लेस किया होता है, ख़ुद ब खुद चल कर? नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब आप अप्लाइड फोर्स हटाएंगे तो बॉडी भागेगी तेज़ी के साथ। ये बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है। जैसी बॉडी मीन पोजीशन की तरफ भागेगी, उसकी वजह क्या है?
और दूसरा है कि आपकी फ़ोर्स तो हो गई है ख़त्म, तो वो कौन सी फ़ोर्स है जो इसको लेकर आ रही है मीन पोजीशन की तरफ। तो याद रखिएगा, जब आप किसी इलास्टिक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन या बिगाड़ पैदा करते हैं, तो एक अपोजिट फोर्स पैदा हो जाती है उतने ही मैग्नीट्यूड की जितनी आपकी अप्लाइड फोर्स है। उसका काम होता है पैदाशुदा बिगाड़ को बहाल करना और दोबारा बॉडी को असल पोजीशन पर लेकर आ जाना। दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहा जाता है उसे, नाम याद रखिएगा, उसका नाम है इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर दो तरह की फोर्सेस काम करती हैं, एक तो वो फोर्स जो कि आपने अप्लाई करके बिगाड़ पैदा किया, और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एक पैदा हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, और उसको आप माइनस साइन से शो कर सकते हैं क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स के खिलाफ होती है। उसका काम होती है, काम सिर्फ ये होता है कि बॉडी दोबारा मीन पोजीशन पर आ जाए। ये इसका मकसद है आप इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स का। ओके, अब इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के नतीजे में क्या होगा, बॉडी तेज़ी से भागेगी। जैसे ही वो मीन पोजीशन पर आएगी तो क्या यहाँ पर बॉडी रुक जाएगी? नहीं, यहाँ पे नहीं रुक पाएगी। तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स तो मीन पोजीशन पे आके ख़त्म हो जाएगी, बॉडी को रुक जाना चाहिए, लेकिन बॉडी यहाँ नहीं रुक सकती। उसका जवाब है इनर्शिया। कई सवाल जहन में पैदा होंगे इस टॉपिक के अंदर यकीनन, तो हम वन बाय वन पॉइंट को डिस्कस करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बॉडी जब इस पॉइंट ओ पर पहुँचेगी तो यहाँ पर रुकेगी नहीं। अब आप बोलें भाई रिस्टोरिंग फोर्स जो थी उसका मकसद तो पूरा हो गया, बॉडी को रुक जाना चाहिए था, बॉडी नहीं रुक रही। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप झूला झूलते हो, बचपन में झूला झूला होगा आपने या अभी भी झूलते होंगे, तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं झूलते हुए और अगर अपने पैर नीचे ना लगाएं और आप चाहें कि आप रुक जाएं, तो क्या आप रुक जाएंगे? नहीं, आप चाहें भी तो नहीं रुक सकते जब तक कि कोई आपको रोके नहीं या आप अपने पैर ज़मीन पर ना लगाएं, बल्कि अपनी मोशन कंटिन्यू रखेंगे टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन में जो है आप चलना शुरू कर देंगे, झूला झूलने लगेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनर्शिया। नाम याद रखिएगा, उसकी वजह क्या है? इनर्शिया। उर्दू में से कहते हैं जमूद। यानी अब कोई बॉडी इलास्टिक बॉडी से कनेक्टेड या कोई भी बॉडी मूव करने लगती है तो उसके अंदर एक इनर्शिया पैदा हो जाता है। यानी बॉडी मूव कर रही है तो वो इनर्शिया चाहता है कि बॉडी रुके नहीं। इनर्शिया कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, जो ये बयान करती है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो रुकना नहीं चाहती, और अगर वो रुकी हुई है तो वो मूव करना नहीं चाहती। यानी इसका मतलब है कि हर जिस्म या हर मेटेरियलिस्टिक बॉडी अपनी स्टेट के ख़िलाफ़, अपनी हालत के ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस ऑफ़र करती है। दैट रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड द इनर्शिया। उसे क्या कहा जाता है? इनर्शिया। यही वजह है कि साइकिल को धक्का देना आसान होता है, लेकिन डंपर को, बड़े रोड रोलर को या हवाई जहाज़ को धक्का देना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है हवाई जहाज़ का। अब आप चाहें कि हवाई जहाज़ पे पीछे धक्का दे के उसको मूव कर दे तो मुमकिन नहीं है, वो आसानी से अपनी हालत को तब्दील नहीं करेगा जब बड़े बड़े इंजन जब तक उस पर फोर्स लगा के उसको मूव ना करें। अब हम अपने असल टॉपिक से हट जाएंगे, लिहाजा दोबारा उस तरफ आएँ। बातें बहुत सारी आ जाती हैं जहन में, लेकिन वीडियो की लेंथ का भी ख्याल करना होता है हमें, और आप बोर ना हो जाएं इस बात का भी ख्याल करना होता है। तो देखिए अब होता क्या है, इनर्शिया की वजह से बॉडी रुकेगी नहीं बल्कि अपनी हरकत टूवर्ड्स जारी रखेगी। जैसे ही ये मीन पोजीशन से लेफ्ट पर जाएगी तो अब यहाँ स्प्रिंग कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया। कॉम्प्रेस होते होते एक पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी में क्या होगी? कमी होगी, यहाँ तक कि पॉइंट बी पर पहुंचकर ये बॉडी एक लम्बे के लिए रुकेगी। स्प्रिंग दोबारा खुलेगा, जब स्प्रिंग दोबारा खुलेगा तो फिर ये इस मीन पोजीशन की तरफ भागेगी। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन पहले इस तरफ थी अब किस तरफ हो जाएगी? इस जानिब हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएगी ताकि उसको दोबारा मीन पोजीशन पे लाकर ठिकाने लगाया जाए। लेकिन जैसी बॉडी पॉइंट ओ पर पहुँचेगी तो रुक नहीं पाएगी। उसका रीज़न क्या है? फिर वो इनर्शिया है। फिर अपनी हरकत जारी रखेगी और ऐसा ऐसा इसकी वेलोसिटी कम होगी, पॉइंट ए पर पहुंचने पर एक लम्हे के लिए रुकेगी। तो इसका मतलब है कि जब आप एक दफ़ा फोर्स को अप्लाई करके छोड़ेंगे तो वो पॉइंट ओ के दाएं बाएं मुसलसल वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करेगी। तवज्जो है, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया किसका? वाइब्रेटरी मोशन का। अभी ये सिंपल हार्मोनिक बनी नहीं है, तो वाइब्रेटरी मोशन मुसलसल ये रिपीट करती चली है, अपनी मोशन को रिपीट करना शुरू कर देगी। दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। इसी को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी। तो ये एक वजह हो गई कि इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो है मुसलसल अपने मीन पोजीशन होकर दाएं बाएं वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट करती है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे वे में होता क्या है। देखिए होता ये है कि जब आप किसी बॉडी को पॉइंट ओ से राइट पर लाते हैं, स्प्रिंग से बने हुए जिस्म को, तो आप काम करते हैं। क्या करते हैं? आप वर्क करते हैं, वर्क काम करते हैं। अच्छा, वर्क जो होता है, वर्क डन, क्योंकि वर्क की तारीफ आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो काम हासिल हो जाता है।
यानी वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसको एस या डी से शो कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस है। ओके, अब कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो ज़ाया हो जाते हैं या वेस्ट हो जाते हैं, और कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो वेस्ट नहीं होते। अभी एक अलग स्टोरी है। कुछ काम ऐसे हैं जो ज़ाया, मिसाल वाले मार्कर है, मैं इसको इस पॉइंट से अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा के लेके जाऊँगा तो काम करूँगा, ये काम ज़ाया हो जाएगा नहीं, छोड़ने पर क्या होगा, मार्कर दोबारा नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब है आपने जो काम किया वो ज़ाया नहीं हुआ। लेकिन अगर इस कुर्सी को या चेयर को या किसी कार को धक्का दे के आप आगे की तरफ डिस्प्लेस कर दें रोड पर, छोड़ने पर क्या कार दोबारा वापस आ जाएगी जिस तरह मार्कर वापस आ गया नीचे? नहीं। तो इसका मतलब है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के खिलाफ काम ज़ाया हो गया। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो ज़ाया हो जाते हैं, कुछ काम ज़ाया नहीं होते। इज़ दैट क्लियर? जो काम ज़ाया नहीं होते वो कहाँ जाते हैं? तो जो भी वर्क ज़ाया नहीं होता वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जमा हो जाता है। ये है इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक की। जो काम भी ज़ाया नहीं होता वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। अब आपने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स, बॉडी को यहाँ डिस्प्लेस किया एक्स, तो आपने वर्क किया ना, वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, या डिस्टेंस को एक्स से शो कर रहे हैं। तो जो भी काम किया, फर्स्ट कर लें मैंने 10 जूल वर्क किया, कितना किया, 10 जूल्स वर्क किया, तो वो ज़ाया नहीं हुआ बल्कि वो काम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलिए, 10 जूल हो जाएगी। और अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, ये 10 जूल। अब एनर्जी दो तरह की होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है और एक काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जो तवानाई जमा हो जाए, प्रोसेस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपली स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बड़े रूप हैं, बड़े ढंग हैं। आपको पता है एप्पल के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, जो हम खाना खाते हैं उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, जो बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में या पंखा चलाने के लिए उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, इस मार्कर में भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। यानी मुख्तलिफ हालात के तहत पोटेंशियल एनर्जी के रूप मुख्तलिफ होते हैं। कभी वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है जिस तरह मार्कर में, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। कभी जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं किसी बॉडी, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिया जाता है। जब आप ग़िज़ा खा रहे होते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। लकड़ी तो कोई नहीं खाता ना भाई, उससे तो एनर्जी नहीं मिल सकती। ग़िज़ा खा रहे होते हैं तो उससे क्या मिलती है आपको, या लोहा तो नहीं खा सकते, वो भी एक अलग कहानी है, लोहा भी इंसान खा ही लेता है, एप्पल में आयरन मौजूद होता है लेकिन शक्ल चेंज हो जाती है। खैर कहीं और पे जा रहे हैं, तो उसको फूड एनर्जी का नाम दे दें। किसका नाम दे दें? खाने के अंदर फूड एनर्जी होती है, पोटेंशियल फूड एनर्जी। इज दैट क्लियर? फिर उसे इंसान खाता है, फिर उसे एनर्जेटिक हो जाता है, फिर वो काम कर सकता है। बात वहीं आ गई, काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे आपने गौर किया कि इसके अंदर जो काम किया वो ज़ाया नहीं हुआ बल्कि पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में जमा हो गया। फर्स्ट हमने मिसाल ली 10 जूल। एक कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन द बॉडी बिकॉज ऑफ द मोशन। किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा हो जाए, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर आप रोड पे खड़े में, ट्रक भी खड़ा हुआ है, बस रुकी हुई है, तो आपको कोई खौफ नहीं। लेकिन वही बस अगर रफ्तार के साथ आ रही हो और आपको रोड क्रॉस करना हो तो आप क्या करेंगे? क्या रोड क्रॉस कर लेंगे या वेट करेंगे कि बस चली जाए? बिल्कुल वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मूविंग बस ख़तरनाक होती है, उसमें एनर्जी मौजूद हो जाती है हरकत की वजह से। वही बस रेस्ट में थी, कोई ख़तरा नहीं, लेकिन जब वो मूव करने लगती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? सब जानते हैं, आपने पढ़ रखा है, हाफ mv²। एम मास और v कौन है? वेलोसिटी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ। अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि इस पॉइंट पर इस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ke, तो आप बोलेंगे सर 0 है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर बॉडी रुकी हुई है एक लम्हे के लिए, वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0। अब छोड़ने पर क्या होगा? बॉडी मूव करेगी मीन पोजीशन की तरफ। तवज्जो रहे, जैसी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो हरकत की वजह से वेलोसिटी तो पैदा हो गई ना, तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। फिर एक सवाल पैदा होगा, एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तवानाई ना तो पैदा हो सकती है ना ख़त्म, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे पैदा हो जाएगी? होता ये है कि जब बॉडी मूव करने लगती है तो काइनेटिक एनर्जी यूँ पैदा होती है कि वहाँ पोटेंशियल तवानाई की कमी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो जाती है। खुद नहीं पैदा होती है काइनेटिक एनर्जी, वो जो पोटेंशियल तवानाई 10 जूल स्टोर थी वही आहिस्ता आहिस्ता काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होने लगती है। होते होते इस पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचती है मीन पोजीशन पर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसमें बोलिए 0। पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ बॉडी आ गई, असल डिफॉर्मेशन ख़त्म। जब ऐसे इस पॉइंट पर आई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और रफ्तार यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 जूल।
जब आप झूला झूल रहे होते हैं तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, आपके अंदर भरी होती है। जब झूला झूलते हुए नीचे आते हैं तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है। यहाँ के मीन पोजीशन पे रफ्तार सबसे ज़्यादा हो जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई, वेलोसिटी मैक्सिमम। जैसी बॉडी तो इस तरफ मूव करना शुरू करेगी यानी झूला, तो फिर आपकी रफ्तार क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अब क्या होगा, अब उल्टा अमल, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। जैसी बॉडी मीन पोजीशन के इस तरफ निकलेगी तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता चला जाएगा, यहाँ तक कि इस पॉइंट पर दोबारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते 10 जूल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, बोलिए 0 जूल। काइनेटिक एनर्जी में नुकसान हो गई, पूरी ख़त्म हो गई। तो आपने देखा कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम में किस तरह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो ये तस्वीर का दूसरा रुख था। एक बहुत सारी बातें जहन में आ रही हैं, लेकिन फिर वीडियो की लेंथ का भी ख्याल करना है। अब हम अगले टॉपिक, बल्कि एक बात मैं और कर ही लूँ आपसे, इसके 2 पार्ट बना लेंगे इस वीडियो के। पार्ट 1 में डिस्कशन हो जाएगी, पार्ट 2 में मज़ीद थोड़ी सी बात रह जाएगी, तो उसको करके नोट्स लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, अब बात को थोड़ा सा किसी दूसरे रंग से बयान करते हैं। ओके, तवज्जो रहे जी। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ नोट्स भी लिखे हैं अब इसके। फिर दौरान गुफ्तगू जैसे जैसे पॉइंट सामने आते जाएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते रहेंगे आपसे। उसमें नोट्स में लिखना ही होगा कि कंसीडर, मेरे साथ साथ कॉपी पेंसिल उठा लें प्लीज़। कंसीडर आ बॉडी ऑफ मास एम, इसको बॉब भी बोलते हैं, बॉडी भी बोलते हैं, ऑफ मास एम attached to an spring placed at mean position O, मीन पोजीशन O पर मौजूद है। A force F is applied to displacement x तक। डिस्प्लेसमेंट में बोलता भी जा रहा हूँ, अगर लफ्ज़ समझ में नहीं आया बोर्ड पे क्या लिखे हुए, डिस्प्लेसमेंट x। A force is applied to displacement x and work is done on the body which stores as, स्टोर माने जमा हो जाना, स्टोर्स एज पोटेंशियल एनर्जी। एन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक, बल्कि इसको इस तरह लिखे, बॉडी या बॉब begins to oscillate about, या मैं इंक भर लेता हूँ वीडियो रोक के, इंक भरना ज़रूरी है जी। ये लिखिए, बॉब begins to oscillate about mean position O with elastic restoring force. With elastic restoring force माइनस एफ। ज़ाहिर है माइनस एफ क्यों कहा, उसकी वजह बयान कर दी है। इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, और उसका मकसद सिर्फ पैदाशुदा बिगाड़ को क्या करना है, बहाल करना है, रिस्टोर करना है। और जब तक वो रिस्टोर नहीं होगा तब तक ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स मुसलसल अपनी डायरेक्शन पलटती रहेगी, याद रखिएगा। उसके बाद देखें क्या होगा, ये लिख लीजिए स्टिल करके, यही नोट्स हैं आपके, आपने लिखने फेयर काम में। उसके बाद देखें क्या करना है। अब आपने, मिटा देता हूँ इसको पूरा ही। ओके, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक का कानून सबको पता है, अकॉर्डिंग टू
अभी बयान किया था आपको हुक्स लॉ। हुक के कानून के मुताबिक जब आप किसी इलास्टिक बॉडी यानी स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपकी अप्लाइड फोर्स है। ओके, फिर प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं, ये तो पता है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। हमने वीडियो के आगाज़ में इस पर बात कर ली है। प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो बदले में कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो के इज़ कॉन्स्टेंट हेयर, एक्स साथ में। तो ये असूल है मैथमेटिक्स का कि जब भी किसी इक्वेशन में प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो कॉन्स्टेंट लगाएंगे। के इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। यहाँ पे के क्या कहलाता है? के इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इसको स्प्रिंग फोर्स कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके, अच्छा, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के लिए इसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? तो अप्लाइड फोर्स के लिए आपने लिखा, और आपसे कहा जाए कि रिस्टोरिंग फोर्स के लिए लिखें तो इसी इक्वेशन को इस तरह लिखा जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो अगर प्लस में है तो रिस्टोरिंग फोर्स किस में होगी? माइनस में। वो एक्चुअली होता माइनस यहाँ पर है, उधर भेज दीजिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा और वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ही की वजह से तो गेम हो रहा है ना। आप तो अप्लाइड फोर्स लगा के हट गए, नहीं समझे बात को। वो कहते नहीं किसी ने तीली लगाई और हट गया वो, उसके बाद सब कुछ फिर खुद ब खुद होता चला जा रहा है। तो अप्लाइड फोर्स तो लगा के आपका खेल ख़त्म, बाकी फिर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अपना काम अंजाम दे रही है यहाँ पे। मादरत इस एग्जाम्पल के लिए मिसाल तो कोई भी दी जा सकती है, एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, लेकिन फील मत कीजिएगा, एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। एक बात हम और जानते हैं, ये तो हुक ने बताया ना फोर्स माइनस के एक्स के बराबर है, लेकिन न्यूटन ने भी कहा था कि फोर्स एम ए के बराबर होती है। दुनिया की कोई सी भी फोर्स हो, डेट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। किसको इक्वेशन 1 का नाम देके रोक दीजिए और उसके नीचे लिखें फ्रॉम, मेरे साथ साथ नोट्स ये आपके तैयार हो रहे हैं, इसको समझें भी और लिखें भी। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के मुताबिक फोर्स बराबर है किसके? मास इनटू एक्सेलरेशन के। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। एम कौन है? मास है इस बॉडी का। ए कौन है? एक्सेलरेशन है। भाई एक्सेलरेशन भी तो होगा क्योंकि बॉडी मुसलसल वाइब्रेट कर रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, मिनिमम हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी तो होगा ना इसके अंदर। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर कर लें, इक्वेट कर लें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2। क्या करेंगे अब? बोर्ड पे जगह घिर रही है। इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, ये लफ्ज़ आपने सुन रखा होगा। इक्वेशंस 1 और 2, 1 रोमन में लिखा हमने, 1 और 2 को रोमन में, 1 और 2 को कंपेयर कर लें। इसको 11 नहीं समझ लेना, ये रोमन में 2 लिखा हुआ है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल ले लें तो क्या हो जाएगा? देखें, एम ए इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इक्वेटिंग का रूल है। दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो फिर राइट साइड को भी इक्वल लिया जा सकता है। तो एम ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स। अब देखें क्या करना है, अब हमें करना है क्या है उसको समझ लें। हमें करना ये है कि एक्सेलरेशन निकालना है। मास को उधर भेज दें तो ए मास यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरे अब किस में आ जाएगा? बोले डिवाइड में। तो उसको हमने स्पेशली के नीचे लिखा है एक साथ में, माइनस एक्स को अलग और के नीचे हमने एम को लिख दिया। मास मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में आ गया। तो दिस इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ये फार्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ होगा। अब के कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब है दिस इज़ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। के कांस्टेंट है, मास भी तो कांस्टेंट है, मास भी तो एक कांस्टेंट ही रहता है ना भाई। तो इसको डिवाइड कर लें तो इसका मतलब है दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट लिख सकते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो चेंज ना हो, जिसमें तब्दीली ना हो, हालात जैसे भी रहें, उसे कांस्टेंट कहते हैं। ओके, अब उल्टा अमल करें, तो कांस्टेंट को निकालें यहाँ से, तो इज इक्वल टू की साइन किस में चेंज हो जाएगी? प्रोपोर्शनल में। तो जब इज इक्वल टू का साइन यहाँ से निकालेंगे, कांस्टेंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो इज इक्वल टू की साइन प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाएगी, बचेगा माइनस और एक्स साथ में लगा दीजिए। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दो बातें हैं, और माइनस साइन ये शो करती है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा, एक तो बात है मीन पोजीशन की तरफ होगी या डिस्प्लेसमेंट के ख़िलाफ़ होगी। दोनों सूरतों में बयान कर सकते हैं नेगेटिव साइन को। फिर से डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन
उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखें ना, आपने बॉडी को कम डिस्प्लेस किया, छोड़ने पर एक्सेलरेशन भी कम ही होगा। जब आप ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे तो छोड़ने पर तेज़ी के साथ भागेगी, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा किया जा सकता है। इज डेट क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस स्प्रिंग मास सिस्टम में एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। और मीन नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बॉडी झूलती रहेगी, झूला झूलते रहेंगे, कब तक? जब तक कि एनर्जी कम होते होते कहाँ ना आ जाए, बीच में ना आ जाए। जब तक कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि इसमें एनर्जी लॉस होता तो बॉडी मुसलसल वाइब्रेट करने के बाद कहाँ के रुक जाती? बोलिए, मीन पोजीशन पे आके रुक जाती, खेल ख़त्म हो जाता, डिस्प्लेसमेंट भी ख़त्म, एक्सेलरेशन भी ख़त्म। सच वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and the direction of acceleration is always towards the mean position. Such vibratory motion is called simple harmonic motion. ऐसी मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आ गई डेफिनेशन, अब लिख लीजिए आप, हेडिंग तारीफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मिटाना पड़ेगा मुझे। देखिए, सच वाइब्रेटरी मोशन इन विच, दो बातें हैं यहाँ पर, इन विच एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी या बॉब या जो भी जिस्म अटैच है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? एंड दूसरा पॉइंट ये है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर आपको अल्फाज सही तरह समझ में नहीं आए तो आप सुन लें, सुनकर भी देख समझ सकते हैं। टूवर्ड्स मीन पोजीशन, कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं इसको? सिंपल हार्मोनिक मोशन, और शॉर्टली बोलते हैं SHM। अच्छा, इसको एक दो तस्वीर के रुख और बाकी हैं, उस पर मैं बात करना चाह रहा था आपसे। ये तो हो गई तारीफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके, अगला पॉइंट कि एक्सेलरेशन किसकी तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ है, या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ख़िलाफ़ है। इसको समझ लें। जब होता है कि बॉडी को आप यहाँ डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में दिया आपने? इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? क्या जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसी तरफ होगा? लीनियर मोशन में तो ऐसे ही होता था कि बॉडी इधर डिस्प्लेस हुई है तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता था बिलअमूम इन जनरल। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में कर रहे हैं लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से पैदा हो रहा है? इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ये एक्सेलरेशन आप नहीं पैदा कर रहे, तवज्जो रहे, ये एक्सेलरेशन आपकी अप्लाइड फोर्स पैदा नहीं कर रही। आपने तो अप्लाइड फोर्स ला के डिस्प्लेसमेंट पैदा कर दिया। अब जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो किसकी वजह से होगा? इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो डायरेक्शन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की होगी वही डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की होगी। समझ रहे बात को? और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? उसका मुद्दा क्या है कि बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन पर लेकर आना। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? हमेशा मीन पोजीशन पर। तो सच वाइब्रेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप इस बॉडी को यहाँ मूव करके लाते हैं, मैं अब आपसे एक दो थोड़ा सा गेम भी तो खेलूँ, एक दो बातें और करें ना आपसे। मुझे बताइए ज़रा, यहाँ पर जब बॉडी मौजूद है तो वेलोसिटी कितनी है? शुरू में तो ज़ीरो ही है ना भाई, किसी किस्म की वेलोसिटी नहीं, किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं। वेलोसिटी भी ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। तवज्जो रहे, जब बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आप लेकर आ गए एक्सट्रीम पोजीशन पर, अब मेरा आपसे पहला सवाल, बताएं यहाँ वेलोसिटी कितनी है? तो आप बोलेंगे ज़ीरो है। वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि बॉडी तो रेस्ट में है इस वक्त आपके हाथ में। तो एक्सेलरेशन कितना है? क्या वो भी ज़ीरो है? तो किसी से ही पूछे वो बोलेगा भाई जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी नहीं तो एक्सेलरेशन किस बात का? काहे का एक्सेलरेशन? तो जवाब है गलत।
वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अब आप बोलें कि भाई एक्सेलरेशन मैक्सिमम कैसे हो गया, तो बड़ी अजीब बात हो गई। यही तो डिफरेंस है सिंपल हार्मोनिक मोशन में और आर्म मोशन में। वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अभी अभी हमने एक बात तय की थी आपसे, बल्कि न्यूटन ने कहा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्सेलरेशन की। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो न्यूटन का इस पर तो सबको एतमाद और यकीन है ना, सबका ईमान है कि फोर्स डिपेंड करती है किस पे, एक्सेलरेशन पे। या एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे। जब आप इस पॉइंट पर बॉडी को ले आए तो क्या यहाँ फोर्स ज़ीरो है? नहीं, फोर्स तो है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ज़बरदस्त रिस्टोरिंग फोर्स जाग गई है और वो चाह रही है कि आप छोड़ें हाथ और ये लेके भागे इसको तेज़ी के साथ। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो मौजूद है। जब रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी मौजूद है। ले समझे बात को। तो बॉडी रेस्ट में है लेकिन उसके बावजूद एक्सेलरेशन मौजूद है। और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगी। आपने छोड़ दिया, अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोलिए, मैक्सिमम हो जाएगी वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई हालांकि, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो। क्योंकि अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, मैक्सिमम से ज़्यादा किस बात की होगी, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसी बॉडी इस तरफ मूव करेगी तो वेलोसिटी कम होने लगेगी। कम होते होते इस पॉइंट पर आकर एक लंबे के लिए बॉडी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकेगी। तो यहाँ एक्सेलरेशन, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और दोबारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। नहीं समझे बात को। इस तरह जहाँ जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होती है वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो। गाड़ी चलाई होगी आपने, जब आप कार चलाते हैं या मोटर बाइक चलाते हैं, फ़र्ज़ कर लें कार की मिसाल ले लें, जो तलबा कार से चलाने से वाक़फ़ियत रखते हैं या जो ट्रांसपोर्ट पे भी सफ़र करते हैं वो भी इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कार में 4 गियर हैं, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। पहले गियर में गाड़ी